जी हाँ, आज हम बात करेंगे बहुपद की। और 10 में दोनों जगह ये बहुपद का चैप्टर है, इसलिए हमें इसको अच्छी तरह समझना है। 9 वालों के लिए भी और 10 वालों के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुपद। बहुपद को जानने से पहले हम, क्योंकि जब बच्चे 9th में आते हैं तो यहाँ कुछ नई चीज़ें आती हैं तो उनको देख करके घबरा जाते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमने इससे पहले कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, चर और अचर। कक्षा 7 और 8 में हम स्टार्ट हो जाते हैं। चर राशि और अचर राशि क्या होती है? चर राशि, चर का मतलब जो बदलते रहती हैं, जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है, वह राशियाँ क्या होती हैं? चर राशि। जैसे हम किसी भी व्यंजक में x, y, z, a, b, c इस प्रकार का लिखा होता है, तो ये आपने देखा होगा x पर कहीं x का मान कहीं पर कुछ आ रहा है, दूसरे समीकरण में उसका कहीं मान कुछ और आ रहा है। तो ये क्या होती हैं? इनका मान क्या हो रहा है? हमेशा बदलते रह रहा है, बदलते रह रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुई? चर राशि होगी। अचर क्या चीज़ है? अचर का मतलब जो कभी नहीं बदलता है। जैसे हम कुछ दोस्त होते हैं, जैसे हम ये कहते हैं भाई कोई ऐसा दोस्त होता है कि जो हमें हमेशा बचपन से दोस्त है और हमेशा बना रहता हो। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो समय और परिस्थिति के हिसाब से वो बदलते रहते हैं। जब उनको मतलब रहता है वो दोस्ती करते हैं और अपनी दोस्ती के हिसाब से बदल जाते हैं। तो बदल जाते हैं वो क्या है? चर हैं। और जो कभी नहीं बदलते हैं वह क्या है? अचर हैं। जैसे हम कह देते हैं 5 हमने कह दिया, 5 का मान हम यहाँ कहेंगे 5 ही होगा। आप कहीं चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे यहाँ से, वहाँ 5 का मान 5 ही रहेगा। आप विदेश में चले जाएंगे, 5 कहेंगे तो 5 ही होगा उसका मान। तो 5 का मान कहीं नहीं बदलेगा। तो ऐसी चीज़ें कोई हो सकती हैं जिनका मान बदलते रहता है, तो वो क्या हो गई? हमारी चर राशि। जिनका मान बदल रहा है वो क्या होगी? चर राशि, यानी कि उनका मान बदल रहा है। और जिनका मान कभी नहीं बदलेगा वो क्या होंगी? अचर राशि होंगी। और ये सारे अंक जो होंगे हमारे पास वह क्या होंगे? अंकीय मान जो भी होंगे वह अचर राशि होंगी, उनका मान कभी नहीं बदलता। अंकों का मान देखा आप, कोई भी अंक यहाँ हम कहें या कहीं भी कहें उस अंक का मान वही रहेगा। तो ये चीज़ क्लियर होगी, चर क्या है और अचर क्या है। चर का मतलब जो बदलते रहता है और अचर का मतलब जो कभी नहीं बदलता है। ठीक हो गया। अब हम बढ़ते हैं, चर और अचर राशियों से बने कोई व्यंजक बन रहा है जिनको हम चर भी हो, उसमें अचर भी हो, कुछ निश्चित चर होंगे और अचर होंगे, उनके ही गुणा से, भाग से या जोड़ घटाने से कुछ ऐसे व्यंजक हमें मिलेंगे जो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। अब इसको हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। सबसे पहले आएगा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में क्या आएगा? चर होंगी और अचर राशियाँ होंगी। हमने बता दिया चर क्या है, अचर क्या होंगी। इन राशियों के क्या होगा? योग हो सकता है, इनको जोड़ने से, गुणा करने से या घटाने से या भाग से। तो ऐसी जो संक्रियाएं कर करके जो हम चर और अचर राशियों से जो व्यंजक बनेगा उसे हम बोलेंगे बीजीय व्यंजक। ठीक है, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर 2x, ये क्या है हमारे पास? अचर राशि। ये क्या थी? चर राशि। चर और अचर को हमने क्या करा? गुणा कर दिया है, तो ये क्या बन गया? एक बीजीय व्यंजक बन गया। या इसी को हम 3x + 4 लिख दें, ये भी क्या बन गया हमारे पास? एक बीजीय व्यंजक बन गया। हम कुछ भी कह सकते हैं, x² - 5 या √5x² - 6, इस प्रकार के जो भी हम चर और अचर राशि से व्यंजक बना रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कैसा भी हो सकता है। अब हम आते हैं इसके बाद बहुपद की बात करेंगे। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया बीजीय व्यंजक क्या है। बीजीय व्यंजक में हमारे पास √x + y + 3 इस प्रकार का भी बन सकता है, लेकिन ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। लेकिन अब हम बात करेंगे बहुपद की। बहुपद क्या है देखिए, अब हम समझते हैं बहुपद। बहुपद में कुछ कंडीशनें होती हैं, होता वो भी बीजीय व्यंजक ही है, होता वह भी क्या है? बीजीय व्यंजक है।
लेकिन उसकी शर्तें होती हैं कुछ, ठीक है। बीजीय व्यंजक में कुछ शर्तें होती हैं। कौन कौन सी शर्तें होती हैं उनको देखते हैं। नंबर 1, जो भी हमारे पास चर होगा, चर की घात जो होगी वह क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, इनको हम पढ़ चुके हैं पहले। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से जो शुरुआत होती है, 1 2 3 4 5, ये प्रकृति में पाई जाती है, यानी कि हम जहाँ से हम इसको गिनना शुरू करते हैं तो वह क्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। पूर्ण संख्या, अगर इसमें हम थोड़ा सा और पीछे आइए, इसमें अगर हम 0 को मिला दें, 0 1 2 3 इस प्रकार की जो राशियाँ होंगी वह क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या। पूर्णांक में क्या आता है, इसमें फिर और पीछे को आ जाएंगे, यानी कि माइनस संख्या है, -4 -3 -2 0 और 1 2, यानी कि उसमें पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है और ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारी पूर्णांक। फिर इसके बाद हमारे पास आता है रेशनल नंबर, वो फिर आगे की बात है। इसमें हमको सिर्फ प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या इनसे मतलब है। तो पूर्ण राशि, पूर्ण संख्या में क्या आता है, 0 हो सकता है और धनात्मक होगा, ठीक हो गया। किसी भी चर की घात क्या होगी, या तो 0 हो सकती है या उससे ऊपर होगी, यानी कि वह धनात्मक होगी, ठीक है। ऋणात्मक अगर आ जाएगी या पूर्ण संख्या नहीं होगी, कहीं भिन्न में होगी, माना 1/2 आ रही है, 1/4 आ रही है, तो यह क्या होगी, वह पूर्ण संख्या नहीं है। भिन्न संख्या जो होगी वह पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो हमारी ऐसी राशि जिसमें चर की राशि, चर की घात कितनी आए, पूर्ण संख्या में आएगी, तो वह क्या कहलाएगा, नंबर 1, चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, ठीक हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या सीमित होगी, सीमित, तभी वह बहुपद बनेगा। असीमित होगी तो उसमें बहुपद नहीं कहेंगे हम। और तीसरी कंडीशन होती है, अगर कोई भी चर है, चर का गुणांक, चर का गुणांक क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। वह काल्पनिक संख्या नहीं होनी चाहिए। वह काल्पनिक संख्या कब आती है, जैसे हमने 0/1 है, 0 में हम 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा। अगर इसका उल्टा कर दें 1/0, तो यह क्या हो जाएगी, ये काल्पनिक संख्या होंगी, वह क्या कहलाएंगी, काल्पनिक संख्या, या उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब वास्तविक संख्या होनी चाहिए जो चर का गुणांक है, यानी कि जो x का गुणांक आएगा या y का गुणांक आएगा वह क्या होनी चाहिए, हमेशा वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन जहाँ पर भी होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद। हम कोई भी बहुपद लिख सकते हैं। जैसे अब हमारे पास कंडीशन हो गई है, चर की घात क्या होनी चाहिए, हमेशा पूर्ण संख्या में, यानी कि हमने लिख दिया बना 5x² - 3, ये हो सकता है, या √5x - 3। चर, यहाँ देखिए चर की घात यहाँ कितनी है, 1 है, यहाँ कितनी है, 2 है। अब अगर कोई ऐसी बन जाए 5√x + 3, अब देखिए यहाँ पर ये बहुपद है नहीं है। अब अगर हम x की घात निकालें यहाँ पर, ठीक है, आप समझिए इसको, √x का मतलब अगर हम x की घात को निकालेंगे, इसके x की घात होती है 1/2। 1/2 क्या होगा, ये हमारी क्या संख्या हो गई है, ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, तो भिन्न संख्या है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो ये हमारा बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। तो या कोई ऐसा हो जाए, माना 1/x + 1/y, ये इसको हम निकालें तो ये बहुपद होगा। यहाँ पर देखिए 1/x है, अगर हम x को लिखें
तो x की घात अगर हम ऊपर लाएं इसको, x की घात नीचे है, अगर हम इसको ऊपर लाते हैं इसकी घात कितनी हो जाती है -1। तो x की घात अगर -1 में आ रही है या -2 में आ रही है तो यह भी क्या होगी, बहुपद नहीं होगा, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये तो ऋणात्मक संख्या आ रही है, यानी कि वह किस में आ जा रही है, पूर्णांक में आ जा रही है हमारी। तो ये हमारी बहुपद की श्रेणी में नहीं आएंगे। ठीक हो गया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, बहुपद के प्रकार। ठीक है, ये भी आता है, एक सवाल आता है, एक पदी बहुपद। ठीक है, एक पदीय बहुपद। यहां पर बहुपद को आपको समझना है, बहु का मतलब क्या है, बहु सास भी कहू बहु थी वो नहीं है, यहाँ पर बहु है। बहु का मतलब एक वचन, बहुवचन जो आपने सुना है, बहु का मतलब अधिक। ठीक है, एक से अधिक जो होगा वह क्या होंगे। अब जहाँ पर एक से अधिक पद होंगे हमारे पास तो वहाँ पर क्या कहेंगे हम, बहुपद कहेंगे। बहु का मतलब एक से अधिक है। एक पदी बहुपद, एक पद यानी कि उसमें क्या है, एक ही पद है। अब एक पद कैसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे माना हमने 2x लिख दिया, इसमें क्या है, एक पद है। या हमने खाली 5 लिख दिया, 5x², ये भी क्या है, एक पद ही है। ठीक हो गया, जिसमें सिर्फ एक पद होगा, यानी कि उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होगा उसके बाद। ठीक हो गया। अब हमारे पास आता है द्विपदी। नंबर 1 एक पदी, नंबर 2 द्विपदी। द्विपदी स्पष्ट है, द्वि का मतलब दो, जिसमें क्या होंगे, दो पद होंगे, यानी कि उसमें प्लस या माइनस कुछ न कुछ बीच में लगा होगा। यही था 5x² प्लस 3 कर दिया, ये भी क्या हो गया, दो पद होंगे इसमें, यानी कि बीच में क्या आ गया, प्लस। अगर इसको व्यापक रूप बहुपद का, ये व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप। अब यहाँ पर दो पदी है, यानी कि हमारे इसमें 3 पद आ रहे हैं, दो पदी क्या आएगा फिर यहाँ पर, ax प्लस b। तो द्विपदी में हमारे पास क्या आ रहे हैं, उसमें दो पद आ रहे हैं, उसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, ax प्लस b या a² x प्लस b, ऐसे भी आ सकता है, या ax² प्लस b x। ये सब इस प्रकार के किसी कोई भी रूप बन सकता है कि इसमें क्या है, दो पद है, प्लस भी हो सकता है, कहीं पर माइनस भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका द्विपदी। ठीक है। अब हमारे पास तीसरा आता है त्रिपदी। तीसरा क्या हो गया, त्रिपदी। त्रिपदी से स्पष्ट है, जिसमें क्या होंगे, 3 पद होंगे। 3 पद जो यहाँ पर हमने बताए थे, ये देखिए, इसका व्यापक रूप है ax प्लस by प्लस c। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक ही जगह हम माना हमने 3 ले लिया, x की जगह x² प्लस b की जगह 2x प्लस c की जगह कोई और राशि ले लेते हैं, माना 6। 3x² प्लस 2x प्लस 6, या जिसमें हमारे पास क्या होनी चाहिए, 3 पद होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, त्रिपद। कुछ भी लिख सकते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 4 या 5x प्लस 3y माइनस 4, कुछ भी बना सकते हो, जिसमें क्या होने चाहिए, 3 पद होने चाहिए, यानी कि बीच में 2 प्लस या माइनस आएंगे। तो उनको सेपरेट करने के लिए, उनको अलग करने के लिए, पदों को अलग करने के लिए हमारे पास क्या आता है, या धन होगा या ऋण आएगा बीच में। तो 2 अगर चिन्ह हमारे पास बीच में और आ रहे हैं तो इसका मतलब इससे स्पष्ट हो जाएगा कि वह क्या है, 3 पद है इसमें। ये भी एक प्रकार की एक उसको समझ है, हम उसे समझ सकते हैं। ठीक है। अब आता है एक शून्य बहुपद। अगला आता है शून्य बहुपद। अगला आएगा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में सभी पदों के
गुणांक 0 होंगे, शून्य होंगे, मतलब सभी पदों के गुणांक शून्य होंगे। अब हमने शून्य बनाना है, देखिए माना हमने लिख दिया 2, गुणांक तो 0 करना है, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। क्या है ये? दिखने में लग रहा है कि त्रिपदी है, लेकिन ये क्या है? शून्य बहुपद है, क्योंकि इसको अगर हम देखें इसका गुणांक कितना है? 0, ये भी क्या है? 0, और ये भी क्या है? 0, तो यह क्या आ जाएगा? 0 ही होगा। तो यह ऐसे व्यंजक क्या कहलाएंगे हमारे पास? शून्य बहुपद, जिसके कि गुणांक क्या होंगे? 0 होंगे, तो वह क्या कहलाएंगे? शून्य बहुपद। जरूरी है। अब आते हैं हमारे पास एक चीज़ आती है बहुपद की घात। बहुपद की घात, ठीक है। अब बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात वही होगी जो उस व्यंजक में क्या होगा? उस बहुपद में अधिकतम घात होगी। चर की अधिकतम घात जो आएगी वही क्या कहलाएगी? बहुपद की घात। चर की अधिकतम घात किसी भी बहुपद में उस चर की अधिकतम घात पूरे बहुपद की क्या कहलाएगी? घात कहलाएगी। जैसे हमने माना यहाँ पर लिख दिया है 2x प्लस 5x स्क्वायर माइनस या प्लस 6, इस प्रकार का लिख दिया है। अब यहाँ पर से देखते हैं, पहले वाले में देखते हैं, ये व्यापक रूप तो नहीं है, इसको हम पहले तो हम क्या करते हैं? अवरोही क्रम में लगाते हैं, बड़ा पद पहले लगाते हैं। लेकिन हम अगर ऐसे दिया है तो आप यहाँ से समझ जाएंगे कि यहाँ पर x की घात कितनी है? 1 है। यहाँ पर x की घात कितनी है? 2 है। तो अधिकतम घात यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या कहलाएगी? बहुपद की घात क्या होगी? यहाँ पर 2 होगी। स्पष्ट है? तो जहाँ पर भी हमको बहुपद मिल रहा है उसमें देखेंगे हम किसी चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है, वह क्या कहलाएगी? उसकी